सर्वप्रथम मैं मूल निवासी बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों, संतों, गुरुओं को वाम सेव संगठन की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मंच पर विराजमान आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय E.Z. खोब्रागड़े जी, पूर्व IAS अधिकारी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल निवासी एन गंगाधर जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मूल निवासी कलीम अंसारी जी, संजय इंगोले और सभी साथियों, हम वाम सेव का 37वां अधिवेशन मना रहे हैं। इसका मतलब है कि 36 अधिवेशन हमारे पहले से हो चुके हैं, संपन्न हो चुके हैं। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि भारत का इतिहास क्रांति और प्रतिक्रांति का इतिहास है। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज नथिंग बट अ इमोर्टल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्राह्मणिज्म एंड बुद्धिज्म। यानी कि भारत का इतिहास जो है श्रमण संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति के बीच में, श्रमण सभ्यता और ब्राह्मण संस्कृति के बीच में एक संघर्ष का इतिहास रहा है। और जहाँ क्रांति हुई है, क्रांति जो पॉजिटिव क्रांति का मतलब है कि पॉजिटिव बदलाव हुआ है, वहीं प्रतिक्रांति भी हुई है। प्रतिक्रांति का मतलब नेगेटिव बदलाव, जो कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अगेंस्ट में रहा है। तो भारत में सर्वप्रथम जो सामाजिक क्रांति हुई वो तथागत बुद्ध के नेतृत्व में हुई, और दूसरी जो सामाजिक क्रांति हुई वो हमारे संतों, गुरुओं, महापुरुषों, संत कबीर, संत रविदास, नानक, नारायणा गुरु से लेके हमारे सतनामी आंदोलन के जो है गुरु घासीदास, ऐसे तमाम संतों गुरुओं ने दूसरी जो सामाजिक क्रांति भारत में की। और तीसरी सामाजिक क्रांति राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने भारत में किया, और इसलिए राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को सामाजिक क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है। लेकिन जहां हमारे महापुरुषों ने क्रांति की, वहीं हमारे विरोधियों ने प्रतिक्रांति किया। जैसे पुष्यमित्र शुंग की प्रथम प्रतिक्रांति है, वैसे ही कई प्रतिक्रांति हैं। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने के अनुयायी जब कांग्रेस में अपने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के आंदोलन का विलय कर दिया, तो वो एक प्रतिक्रांति थी जो है। और उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने घोषणा किया कि फूले के आंदोलन को आगे ले जाने के लिए उनका अब एकमात्र उत्तराधिकारी और कोई नहीं बल्कि मैं, अर्थात डॉक्टर अम्बेडकर हूँ। और डॉक्टर अम्बेडकर को जब आंदोलन चलाने का मौका मिला तो उन्होंने बहुत सी क्रांतियाँ की, और उसमें एक है महाड़ सत्याग्रह, कालाराम सत्याग्रह, जो 2 आंदोलन किया। और उसके बाद जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए, और उसके बाद आप देखेंगे तो सेपरेट इलेक्टोरेट के रूप में एक हमें रिजल्ट प्राप्त हुआ। लेकिन गांधी जी ने आमरण अनशन किया और वो एक प्रतिक्रांति हो गई, और सेपरेट इलेक्टोरेट जो है ज्वाइंट इलेक्टोरेट में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान लिखने का मौका मिला, और संविधान के माध्यम से उन्होंने फिर से वो सारे अधिकार हमारे बहाल करवा दिए जो मनुस्मृति के माध्यम से हमारे अधिकार जो है विड्रा हुए थे। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1952 का जो उनका मैनिफेस्टो है, उसमें उन्होंने ये बात कहा कि देश में 1 वोट 1 मैन 1 वोट 1 वोट 1 वैल्यू का प्रिंसिपल लागू हो गया है। तो अब शक्ति का केंद्र जो है इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज हैं, अर्थात SC ST और OBC हैं। और ये SC ST OBC अगर एक साथ मिल जाते हैं तो शक्ति इनके पास आ जाती है, और शक्ति आ जाती है तो ये अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। उन्होंने ये भी यहाँ तक बात कहा कि अगर OBC के लोग चाहते हैं तो मैं शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का नाम बदल करके बैकवर्ड क्लास फेडरेशन रखने के लिए तैयार हूँ। लेकिन साथियों, उन्होंने जो अपने परिनिर्वाण से पहले जो कंसेप्ट रखा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का,
उसमें उन्होंने ये बात कहा कि आज़ादी के आंदोलन के पहले और आज़ादी के आंदोलन की बाद की स्थिति में बदलाव आना चाहिए। आज़ादी के आंदोलन के पहले देने वाले पोजीशन पे अंग्रेज बैठे थे, तो अंग्रेज़ों से हमने कुछ अफर्मेटिव एक्शन करा लिया है, लेकिन अब अंग्रेज नहीं बैठे हैं, तो अब हमें मांगने से कुछ मिलने वाला नहीं है और हमें देश की सत्ता को अपने हाथों में कब्जा करना होगा। और इसके लिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटी को एक प्लेटफॉर्म पर एक विचारधारा के साथ एक संगठन के रूप में आना होगा। और इसलिए उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की नींव रखी, एक कंसेप्ट रखा। लेकिन बाद में आरपीआई के लोगों ने, जैसा मैंने कहा कि शक्ति का केंद्र एससी एसटी ओबीसी है, जब तक एससी एसटी ओबीसी भाजपा और कांग्रेस के साथ किसी रूप में जुड़ेगा नहीं, तब तक शक्ति उनके पास नहीं जा सकती। ठीक यही हुआ कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने कांग्रेस में से अलायंस कर लिया और अलायंस करने के बाद जो शक्ति का केंद्र था वो ख़त्म हो गया। और ख़त्म हो गया तो ये गैप क्रिएट हुआ और वो बहुत दिन तक एक गैप बना रहा। और इस गैप को फिर वाम सेव संगठन की एक कंसेप्ट डेवलप हुआ 6 दिसंबर 1973 को। वाम सेव का कंसेप्ट हमारे महापुरुषों ने, जो जिनका नाम हमारे एड्रेस में नेशनल प्रेसिडेंट ने लिया है, तो मैं उनका नाम रिपीट नहीं करना चाहता हूं, कि हमारे महापुरुषों ने 6 दिसंबर 1973 को वाम सेव का कंसेप्ट रखा और 6 दिसंबर 1978 को वाम सेव संगठन स्थापना में आया। और पहला अधिवेशन नई दिल्ली वोट क्लब में 6 दिसंबर 1978 को वाम सेव का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। और तब से 1978, 1979, 1980, 1981 तक वाम सेव के अधिवेशन हुए। 1982 के बाद कुछ कारणों से वाम सेव का अधिवेशन होना बंद हो गया और फिर 1987 से वाम सेव का अधिवेशन फिर से शुरू हुआ और तब से ये अधिवेशन लगातार चल रहा है। तो हम ये अधिवेशन क्यों करते हैं? हम ये अधिवेशन मुख्य रूप से 3 कामों से करते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि विचार परिवर्तन ही परिवर्तन का मूल है। तो हम ये अधिवेशन, पहला जो हमारा लक्ष्य रहता है कि हम जो है अपने लोगों को ह्यूमन रिसोर्स तैयार करें। क्यों? क्योंकि आज हम कहते हैं कि हम बहुसंख्यक हैं, हम भले बहुसंख्यक हैं, लेकिन हमारी विचारधारा के लोग बहुसंख्यक नहीं हैं। तो हम अधिवेशनों के माध्यम से अपनी विचारधारा के लोग को बहुसंख्यक बनाने का प्रयास करते हैं और उनमें फूले अम्बेडकर की विचारधारा डालते हैं। ये पहला काम हम करते हैं विचार परिवर्तन का। दूसरा हम काम करते हैं किसी अधिवेशन के माध्यम से हम जो है वित्तीय संसाधन इकट्ठा करते हैं। और तीसरा कि हम इस अधिवेशन में अपने साल भर की एक्टिविटीज़ को मूल्यांकन करते हैं। अभी मैं बनारस में गया था तो किसी ने मुझसे पूछा, ये बात खापर्डे साहब से भी पूछी गई थी कि वाम सेव इतना अधिवेशन लगाता है तो वाम सेव के अधिवेशनों में क्या हासिल हुआ। तो खापर्डे साहब ने इसका उत्तर दिया कि टू क्रिएट अ ह्यूमन रिसोर्स हु कैन थिंक एज पर फूले अम्बेडकर आइडियोलॉजी इज ए काइंड ऑफ रिवोल्यूशन। अर्थात ऐसा मानव संसाधन तैयार करना जो फूले अम्बेडकर की विचारधारा के अनुरूप सोच सके, ये अपने में क्रांति है। और वाम सेव ने ये क्रांति किया। वाम सेव ने कोई पॉलिटिकल चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन वाम सेव ने देश की राजनीति की दशा को बदल दिया। मैं बनारस गया था, बनारस के एक साथी ने पूछा मुझसे कि वाम सेव के क्या अचीवमेंट है। मैंने कहा कि जब बनारस में 25 साल पहले लोकपति त्रिपाठी सांसद हुआ करते थे, चंदा त्रिपाठी उनकी बहु सांसद होती थी और उनके बेटे जो है राकेश त्रिपाठी सांसद होते थे, लेकिन आज स्थिति बदल गई है। पहले उनके ही लोग होते थे, उनके विचारधारा के ही लोग होते थे और उनका ही एजेंडा लेके चलते थे, लेकिन वाम सेव के कारण आज उनके लोग नहीं हो रहे हैं, बल्कि आज आदमी तो हमारा है लेकिन उसकी विचारधारा हमारी नहीं है। तो हमने एक सीढ़ी, एक स्टेप हम आगे आए हैं, हमें और एक स्टेप आगे आना है। लेकिन जहां हम क्रांति कर रहे हैं वहीं हमारे दुश्मन प्रतिक्रांति में लगे हुए हैं। जैसे कि हमने बहुजन आंदोलन की क्रांति की तो हमारे दुश्मनों ने
उसको सर्वजन आंदोलन चला करके उस बहुजन आंदोलन की क्रांति को फिर से प्रतिक्रांति में बदल करके उसका रिजल्ट शून्य कर दिया। लेकिन वामसेप संगठन ने उसको चिंतन किया है और चिंतन करने के बाद हम जो है मूल निवासी आंदोलन की तरफ आगे बढ़े हैं और मूल निवासी आंदोलन की आज पूरे देश में लहर चल रही है और शीघ्र ही ये परिणाम देने वाली है। मैं मुख्य अतिथि महोदय को बताना चाहता था कि हमारे वामसेप संगठन के कई ऑफशूट विंग हैं, जिसमें कि मूल निवासी सभ्यता संघ, मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ, मूल निवासी विद्यार्थी संघ और एक हमारी पॉलिटिकल विंग है जिसका नाम है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक। और जो हमारी विंग है, हम जो है कोई इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप लेके चल रहे हैं, क्योंकि देश में जितने मूल निवासी बहुजनों के संगठन हैं सब सुप्रीमोवादी लीडरशिप को लेके चल रहे हैं, लेकिन वामसेप एक संगठन है जो डेमोक्रेटिक और इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप को लेके चल रहा है और हम व्यक्तिवाद को नहीं बल्कि संविधानवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस संविधानवाद के रास्ते पर हम चल करके, और हम वामसेप ही नहीं चल रहा है, वामसेप के जितने ऑफशूट विंग हैं वो सब जो है संविधानवाद के रास्ते पे चल रहे हैं। तो आज नहीं तो कल हम जरूर इस पे कामयाब होंगे। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान।